हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार टीम समर हिल की ओर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीपीडी सीरीज के 5वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। हमारा जो 5वां अध्याय है वह पियाजे कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें हम इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को जानेंगे, इनके सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे और इनके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिनका बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों के कौन कौन से सिद्धांत प्रमुख रूप से हैं उनको समझना है और याद रखना है। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, कोहलबर्ग का नैतिक और वाइगोत्स्की का सामाजिक। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रकार से इन तीनों के तीन जो सिद्धांत हैं इनको क्रमशः याद रखेंगे और इनको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग बना लेते हैं। अभी जैसे कि पियाजे का अंग्रेजी से नाम PIAGET होता है, कोहलबर्ग का K से शुरू होगा, उसी तरह से वाइगोत्स्की का V से होगा और संज्ञानात्मक को अंग्रेजी में कॉग्निटिव कहते हैं, नैतिक को मोरल कहते हैं और सामाजिक को सोशल कहते हैं। तो अब तीनों के प्रथम अक्षर को हम लोग लेंगे, P, K, V और उधर से C, M, S। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, P, K, V, C, M, S, मिलान करते हुए के क्रम में। तो P से हो गया पियाजे, C से कॉग्निटिव, K से कोहलबर्ग, M से मोरल, V से वाइगोत्स्की, S से सोशल। यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया, कोहलबर्ग का मोरल यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया, वाइगोत्स्की का सोशल यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत हो गया। या फिर इसके हिंदी के अक्षर को अगर हम पहला लेते हैं, P को वा और इधर से हिंदी लेते हैं सन, न, सा, इनको मिला दें तो P को वा बटे सन, न, सा। इससे भी आप याद रख सकते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रकार से इन तीन विद्वानों के ये जो तीन सिद्धांत हैं इसको दिमाग में याद रखना है। तो हम लोग पहले पियाजे के ऊपर चर्चा करेंगे कि पियाजे का कौन कौन सा सिद्धांत है, पियाजे का क्या क्या योगदान है, पियाजे के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का जो मुख्य क्लास है वो पियाजे के बारे में ही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का पूरा नाम जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे है, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, और इनका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में हुआ है और इन्होंने बाल विकास एवं मनोविज्ञान के ऊपर अपने सिद्धांत दिए हैं और इनका जो प्रयोगशाला था यह अपने ही बच्चों के ऊपर था। जी हाँ, इन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांतों को दिया है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स को समझ लेंगे, उसके बाद इनके सिद्धांत को समझेंगे। तो सबसे पहले टर्म्स की ओर आते हैं, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण से आप क्या समझते हो? आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है? तो आत्मसातीकरण करने का ये तात्पर्य है कि जब बच्चा अपने परिवेश में आता है तो वह परिवेश के चारों ओर जो वस्तुएं देखता है उन सारे वस्तुओं को वह अपने मेमोरी में एब्जॉर्ब कर लेता है, वह याद कर लेता है उन सारी चीजों को, उसे ही आत्मसातीकरण कहते हैं। फिर दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। प्रत्येक वातावरण के अनुसार वहां के जो जीव जंतु रहते हैं वे ढल जाते हैं, चाहे वो मानव हो या अन्य कोई भी प्राणी हो, तो वे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अब जैसे कि बात करें कि ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले भालू की और स्थलीय प्रदेश में रहने वाले भालू की, तो दोनों ही भालुओं में क्या एक समानता होती है? नहीं, उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वातावरण के अनुसार वे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। उसी प्रकार से बच्चों में भी अनुकूलन होता है, वे भी प्रत्येक परिवेश के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। तीसरा टर्म क्या है? वस्तु स्थायित्व। जब कोई बच्चा किसी वस्तु को पहली बार देखता है तो उसके बारे में उसकी जिज्ञासा जाग जाती है, उसे जो जानना चाहता है कि वो क्या चीज है। सपोज दैट अगर किसी बच्चे ने बिल्ली को देख लिया तो वह अपने घर वालों से पूछेगा कि वो क्या चीज है, और जब उसे पता चल जाएगा कि वह बिल्ली है तो जब दोबारा वह बिल्ली को देखेगा तो उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने अब सीख लिया है कि वह जो जानवर है वह क्या है? बिल्ली है। उसी तरह से किसी खिलौने को वह एक बार देख लेने के बाद, उसके बारे में जान लेने के बाद दोबारा उसे पता चल जाता है कि यह वही चीज है जो मैंने पहले देखा था। तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। परमानेंट रूप से वह वस्तु उसके मेमोरी में जाकर के सेव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, संरक्षण। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन। संरक्षण भी वस्तु स्थायित्व की तरह ही है। संरक्षण का मतलब हुआ कि जो कुछ उसने सीखा उसे अपने दिमाग में संरक्षित रख लिया, तो वो कंजर्वेशन हुआ। और पांचवा जो है वो स्कीमा है। स्कीमा का मतलब छवि। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं ना तो उसकी छवि हमारे दिमाग में अंकित हो जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं पेड़, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में पेड़ का चित्र सब भर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बोल रहे होते हैं पेड़ और ट्रेन का जो है दिमाग में चित्र उभरता है। जिस वस्तु को बोला जाता है तो उसी की छवि हमारे दिमाग में अंकित हो जाती है। अब इसको बच्चों के संदर्भ में समझें। मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा, उसने पहली बार गाय को देखा है, अन्य जानवरों को उसने नहीं देखा है, ठीक है। तो अब जब वह बैल को भी देखेगा या भैंस को भी देखेगा तो उसे गाय ही कहेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वह बैल है या भैंस है। उसके दिमाग में गाय की छवि अंकित हुई है, तो इसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। स्कीमा आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन को अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं। बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा बनी हुई है वह पूरी तरह सही नहीं है। अब जब वह बच्चा और बड़ा होता है और विस्तार से चीजों को समझता है, पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है, तो उसे पता चलता है कि गाय और बैल अलग अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब क्या हुआ? एडजस्टमेंट, उसके स्कीमा में परिवर्तन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इनको समझ लेना जरूरी है। अब बढ़ते हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सूचनाएं एकत्रित करते हैं। सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। हाउ दे लर्न थिंग्स एंड हाउ दे कलेक्ट इंफॉर्मेशंस। तो किस प्रकार से बच्चे चीजों को सीखते हैं, किस प्रकार से वे सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उन तरीकों के बारे में जानना ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इसमें क्या होता है
अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। यानी कि एक बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, वह बहुत सारी वस्तुओं से क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण होता है उसका, यानी कि उसके बारे में वह क्या जानता है, जानकारी लेता है, उसके अंदर जिज्ञासाएं भरी होती हैं। बच्चा जब छोटा होता है, शैशव काल अवस्था में होता है, तो उसके सीखने की गति सबसे तेज होती है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके पहले भी। तो उसी के अनुसार प्रत्यक्षीकरण है कि प्रत्येक बच्चा जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्रत्यक्षीकरण करता है, उससे उसका क्या होता है, सामना होता है, उसके बारे में वह जानकारी प्राप्त करता है। भाषा का विकास के संदर्भ में भी आप लोगों को पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत को ही पढ़ना है। तो भाषा हो, गणित हो और बाल विकास मनोविज्ञान हो, तो पेडागोजी का जो भी चैप्टर होगा उसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चर्चा जरूर होगी, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीनों ही मनोवैज्ञानिकों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और सीटेट में इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे कि इन तीनों के सिद्धांतों को डीपली समझेंगे। तो भाषा को बच्चे सीखते हैं किस प्रकार से, भाषा सीखने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में भी पियाजे ने बताया। चिंतन, वे किस प्रकार से सोचते हैं, उनके चिंतन की क्या विस्तृत सीमा हो सकती है। स्मरण शक्ति का मतलब याद करने की क्षमता, तो बच्चों में कैसे याद करने की क्षमता होती है, कैसे उसमें वृद्धि की जा सकती है। और तर्क का मतलब डिस्कशन, किसी भी विषय के ऊपर उसके पक्ष में या विपक्ष में डिस्कस करना तर्क कहलाता है। तो ये सारी चीजें संज्ञानात्मक विकास में शामिल होती हैं। अब आगे जो है क्या कहते हैं कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। पियाजे ने कहा कि बच्चों में बुद्धि का जो विकास होता है वह जन्म से ही जुड़ा हुआ है, वे अपने साथ कुछ बुद्धि लेकर के आते हैं। जैसे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वे रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने अंगूठे को चूसते हैं, इधर उधर लुढ़कते हैं। तो ये सारी क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें बुद्धि है जो बच्चों में जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे का ये सिद्धांत है। अब इसके बारे में हम लोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में आगे जानेंगे। तो आइए समझते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। याद रखना है इसको, कौन कौन से वे भाग हैं। पहला जो भाग है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर, संवेदी गामक पहला अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं और इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो अब इन चारों अवस्थाओं के बारे में हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष, इसको जन्म से समय के अनुसार भी याद रखना जरूरी है। जन्म से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 वर्ष से आगे की जो आयु है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखी गई है। अब प्रत्येक अवस्था में पियाजे ने क्या अध्ययन किया, क्या कंक्लूजन दिया, इन सारी चीजों को समझना है। तो पहली जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संज्ञान में वृद्धि। इस अवस्था में पियाजे ने अपने बच्चों के ऊपर
विश्लेषण किया, अपने बच्चों के ऊपर जो है निरीक्षण करके बहुत ही एक एक चीज को बारीकी से देख करके समझ करके उन्होंने क्या कहा कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संज्ञान में वृद्धि इस अवस्था में होती है। अब इस संवेदी गामक अवस्था जो है, नाम इसका स्पष्ट करें, इसके नाम में ही सारे अर्थ छुपे हुए हैं। संवेदी, संवेदी का मतलब क्या होता है? संवेदना। संवेदना का क्या मतलब? सेंसेशनल, सेंसरी। और ये संवेदनाएं कहाँ से आती हैं? संवेदनाएं हमें हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मिलती हैं। तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वे सारी कुछ संवेदनाएं। तो संवेदना और फिर गामक, गामक का मतलब क्या होता है? मोटर, यानी कि शारीरिक, शरीर के द्वारा क्रिया करके। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं बच्चों की जो वे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ वस्तुओं के बारे में सीखते हैं, और कुछ जो है वे अपने शरीर के द्वारा सीखते हैं। अब जैसे कि छोटे बच्चे को भूख लग जाती है तो वह खाना तो मांग नहीं सकता है, दूध मांग नहीं सकता है, तो वह रोने लगता है। वह रो करके व्यक्त करता है और माँ उसे समझती है कि उसे भूख लगी हुई है। या बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो वह क्या करता है? रोने लग जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार उस समय क्या होता है? रो देना। जब भी उसे कोई चीज की आवश्यकता होगी तो वो रो देगा। अगर किसी वस्तु को आप उसे देंगे, कोई खिलौना ही देंगे, तो सबसे पहले क्या करता है बच्चा? अपने मुंह में ले लेता है। तो अपने मुंह में लेने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे मुंह में जिह्वा है, और जिह्वा जो है क्या है? वह ज्ञानेंद्रिय है, और उस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा वह उसे टेस्ट करके समझना चाहता है कि यह चीज क्या है। उसी प्रकार से बच्चे अपने अंगूठे को लेकर के, अपने पैर के अंगूठे को लेकर के मुंह में चूसने लग जाते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वे संवेदी गामक अवस्था की क्रियाएं हैं। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीजों को सीखते हैं और उनके संज्ञान में वृद्धि होती है। संज्ञान में वृद्धि कैसे होती है? अभी जैसे कि बच्चा पहली बार रोया, तो जब बच्चा पहली बार रोया तो माँ उसको दूध पिलाने लग जाती है। तो अब जब बच्चे को दोबारा भूख लगती है तो क्या करता है? वह फिर से रोता है और फिर से माँ उसे दूध पिलाती है। तो इस प्रकार से उसके संज्ञान में यह वृद्धि हो जाती है कि जब मुझे भूख लग जाए तो रो देना है, और रो देने के बाद क्या होगा कि मुझे दूध मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उसके संज्ञान में वृद्धि होती है। वहीं बहुत सारे खिलौनों को, बहुत सारी चीजों को उसके हाथ में दे देने पर क्या होता है कि वह मुंह में ले लेता है, मुंह में चूसने लग जाता है। तो इस प्रकार से वह कुछ गामक क्रियाएं करता है। तो संवेदी गामक अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल करता है और उसके संज्ञान में वृद्धि। तो दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और इस अवस्था में पियाजे ने अपने बच्चों में वो क्या अन्वेषण किया, वो क्या परीक्षण किया और क्या निष्कर्ष निकाला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु सीमा देखिए 2 से 7 वर्ष। और ये 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था है? ये है बाल्यकाल की अवस्था, और उसमें पूर्व बाल्यकाल की अवस्था 2 से 6 वर्ष की आयु में सम्मिलित है। तो जो विकास की अवस्था के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास में पियाजे कहते हैं कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व, भाषा का विकास, स्कीमा का बनना और तदुपरांत समायोजन होना, ये सारी घटनाएं जो है दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर घटित होती हैं। इसको एक बार फिर से समझेंगे। वस्तु स्थायित्व क्या है? तो वस्तु स्थायित्व जैसे मैंने पहले चर्चा किया कि जब वो किसी वस्तु को देखता है, मान लीजिए बच्चे ने पेड़ को देखा और उसे जब जानकारी मिल गई कि यह पेड़ होता है, तो अब जब भी पेड़ शब्द का उच्चारण किया जाएगा तो उसके दिमाग में पेड़ का चित्र आ जाएगा, वस्तु का स्थायित्व हो गया, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, उसके माइंड में, उसके कॉन्सेप्ट में चला गया। दूसरा है भाषा का विकास। भाषा का विकास शुरू हो जाता है और भाषा सीखने की सबसे तेज गति इसी अवस्था में होती है। तो भाषा की सबसे तेज गति, भाषा सीखता है बच्चों में भाषा का विकास होता है। उसके बाद स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब मैंने पहले समझाया
कि किसी भी वस्तु की छवि बच्चों के मन में बन जाती है और वह अन्य वस्तुओं को भी उसी से तुलना करने लगता है कि यह वही चीज है। और फिर समायोजन होता है। जब बच्चे की आयु और बढ़ती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लेटर एज में 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, तो मान लीजिए कि अगर 3 से 4 वर्ष की आयु, 2 से 3 या 3 से 4 तक की आयु में बच्चे नई चीजों को देखते हैं तो वे अन्य चीजों को भी उसी से तुलना करने लगते हैं, उसी के जैसा समझने लगते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर जो है स्कीमा का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब वे 6 से 7, 5 से 7 की अवस्था में चले जाते हैं तो वे डिफरेंस करना सीख जाते हैं। उनके मन में जो स्कीमा पहले से बनी हुई है उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन होता है और वे नई चीजों को उसमें जोड़ते हैं, तो वो समायोजन कहलाता है। तो इस प्रकार से दूसरी अवस्था में इतनी सारी चीजें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है? वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट। कंक्रीट यानी कि जिसे हम छू करके देख सकते हैं, पकड़ करके देख सकते हैं। यानी कि आपने जब संज्ञा पढ़ा होगा तो अपने संज्ञा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन पढ़ा होगा। तो मेटेरियल नाउन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो भी वस्तुएं हैं, मूर्त का मतलब क्या होता है? मेटेरियल, यानी कि जो भी पदार्थ हैं। और अमूर्त का मतलब क्या होता है? कि जिसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सारी चीजें अमूर्त कहलाती हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के दौरान बच्चों में जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उनके बारे में अवधारणाएं विकसित हो जाती हैं। मूर्त चीजों के बारे में तर्क करने लग जाते हैं, उनका वे वर्गीकरण सीख जाते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? अलग अलग भागों में बांट देना। अब जैसे कि फल है, तो फल का मतलब क्या हुआ? फल का मतलब समूचा फल, उसके अंतर्गत केला भी आ गया, सेब भी आ गया, आम, अमरूद, सारे चीज आ गए। लेकिन जब क्लासिफिकेशन होगा, 5 तरह के फल दे दिए जाएंगे तो बच्चा उसको 5 कैटेगरी में बांट सकता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। फिर भाषा का पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। लगभग भाषा का पूर्ण विकास, जितने शब्दों को सीखना चाहिए लगभग बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद वे तर्क करना भी शुरू कर देते हैं। और वातावरण से अनुकूलन, वातावरण के साथ उनका समायोजन हो जाता है। वे जिस वातावरण में रह रहे हैं उसके अनुकूल उनका शरीर ढल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इस स्टेज में अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है बच्चों में। अमूर्त चिंतन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, वे सोचना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग, थॉट उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ में तार्किक चिंतन करना शुरू करते हैं किसी वस्तु के ऊपर, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो वास्तविक है या वो काल्पनिक है। इन सारी चीजों को वो समझना शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहते हैं। और समस्या का समाधान। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्या के समाधान के रूप में सामने आ जाते हैं, समस्या समाधक के रूप में सामने आ जाते हैं। तो उनके पास अब इतनी कैपेसिटी हो जाती है, इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है कि वे छोटी मोटी समस्याओं को स्वयं हल कर सकते हैं। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। चारों को फिर से रिकॉल कर लेंगे। संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरे में क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म 2 से 7 वर्ष। तीसरे में क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथे में अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। आइए समझते हैं पियाजे के कुछ अन्य सिद्धांतों को भी, क्योंकि पियाजे के जो अध्ययन का क्षेत्र था, उन्होंने जो रिसर्च वर्क किया था वो काफी व्यापक था। तो उसके परिणाम स्वरूप उनके जो रिजल्ट आए वे भी काफी व्यापक थे। और उन्होंने कुछ अन्य सिद्धांत भी दिए। उनमें से पहला है निर्माण और खोज का सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत, निर्माण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बिल्ड करना, बनाना। और खोज का मतलब क्या होता है? कि रिसर्च करना। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। पियाजे ने कहा
कि बच्चा कोई भी चीज सीखता है तो उसके सीखने के पीछे केवल बड़ों का नकल करना, केवल उनका अनुसरण करना ही नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे बच्चे का स्वयं खोज करके, स्वयं रिसर्च करके कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन होता है। कहते हैं कि प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। क्या होता है? क्रियाशील होता है। प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, वह जो कुछ समाज में एक्सपीरियंस ग्रहण करता है तो उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए वो सतत क्रियाशील होता है। उसके पीछे वो अपना खुद का मेहनत, खुद का इम्प्लीमेंटेशन लगाए हुए रहता है और किसी भी चीज को वो केवल नकल के द्वारा नहीं सीखता है, बल्कि उसमें स्वयं अपना खोज और निर्माण विधि से अपने सिद्धांतों को शामिल करके वह चीजों को सीखता है। दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। कार्य क्रिया का अर्जन कहने का मतलब क्या हुआ? कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। क्या है? उत्क्रमणशीलता है। उत्क्रमणशीलता का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणशीलता का मतलब हुआ कि बच्चे जो होते हैं वह किसी भी काम को करने के प्रति उत्क्रमणशील होते हैं, यानी कि जिज्ञासु होते हैं, वे उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अब जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा जिज्ञासाएं होती है, वे चीजों को ज्यादा जानना चाहते हैं। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताओ तो आपको पता चल जाएगा कि वे हर चीज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। उनके सवाल इतने सारे होते हैं कि उनका जवाब बड़े बड़े को देते नहीं बनता है। वह हर उन वस्तुओं के बारे में, हर उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे वे अनभिज्ञ हैं। और जब भी कोई ऐसी वस्तु उनके नजर में आती है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है तो अपने आसपास जो भी बड़े लोग हैं, जो उनके अपने हैं, उनसे वो सवाल पूछना शुरू कर देता है उस विषय वस्तु के संदर्भ में। तो कहते हैं कि कार्यात्मक क्रिया जो है, कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है। बच्चे की जो मानसिक दिनचर्या प्रतिदिन चलती रहती है, जब वो वातावरण के, परिवेश के विभिन्न वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया करता है, जब वह विभिन्न चीजों को सीखता है, समझता है कि यह क्या चीज है, वह क्या चीज है, तो क्या होता है कि वह उत्क्रमणशील रहता है। और बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। बौद्धिक वृद्धि तभी होता है उनका जब ये उत्क्रमणशील रहते हैं, जब उनकी कार्यात्मक क्रिया चलती रहती है तभी उनकी ज्यादा बौद्धिक वृद्धि होती है। अगर मान लिया जाए कि किसी बच्चे को कमरे में बंद करके रखा जाए तो क्या होगा? क्या उनका बौद्धिक विकास हो पाएगा? क्या उनमें बौद्धिक वृद्धि हो पाएगी? क्या उनमें संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा? इज इट पॉसिबल? नो। तो इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे में उत्क्रमणशीलता रहेगी, जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक कार्य करेंगे, क्रियात्मक कार्य का मतलब क्या हुआ कि वह जो है किसी भी काम को करके सीखेंगे, केवल कह करके सिखा देना नहीं, बल्कि वे स्वयं से करके सीखेंगे। और इसीलिए पियाजे की जो शिक्षण विधि है ना, वो खोज विधि पे आधारित है। वो बच्चे को थ्योरी थोप देने के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे को स्वयं से चीजों के बारे में सीखने के देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तीसरा हमारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का सिद्धांत वैसे किनका है? कोहलबर्ग का है, लेकिन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उनमें उन्होंने क्या कहा है। तो पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा, दो पार्ट में बांट दिया। नैतिक विकास की दो अवस्थाएं, प्रायत्त नैतिकता अवस्था, इसको स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी कहते हैं। प्रायत्त का मतलब क्या होता है? प्रायत्त का मतलब दूसरे को देख करके धारण की गई। तो इस अवस्था में ये जो 2 से 8 वर्ष की आयु है, ये प्रायत्त नैतिकता की अवस्था है। तो इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? बच्चे में सेल्फ मेड नहीं होता, बल्कि वे दूसरों का अनुकरण करके इस अवस्था में नैतिकता को सीखते हैं। लेकिन वे क्या होते हैं? निरपेक्ष होते हैं।
और उनमें दृढ़ प्रवृत्ति होती है। किसी भी चीज को लेकर के वे निरपेक्ष होते हैं। वे अपनी धारणा किसी के सापेक्ष नहीं बनाते हैं, बल्कि वे निरपेक्ष होते हैं। और दृढ़ प्रवृत्ति होती है उनमें, किसी भी चीज को लेकर के दृढ़ प्रवृत्ति होती है कि यदि वे ठान लेंगे कि मुझे यह चीज चाहिए तो चाहिए, तो यह दृढ़ प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। और इस अवस्था को प्रायत नैतिकता की अवस्था कहते हैं, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। तो प्रायत शब्द का मतलब क्या हुआ कि अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरे के ऊपर जो निर्भर होता है वो प्रायत। और अब आते हैं दूसरी अवस्था में, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त का मतलब ऑटोनोमस। जब ये स्वतंत्र रूप से अपनी धारणा बनाते हैं तो उसको स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कहते हैं। और इसकी आयु सीमा देखें तो 9 से 11 वर्ष की अवस्था है। नैतिकता का विकास स्वतंत्र रूप से होता है और इसमें मित्र समूह का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। मित्रों की संगति का प्रभाव इसमें सब सर्वाधिक पड़ता है और मित्र के प्रभाव में आकर के उनकी जो है धारणा बदलती रहती है। तो इस प्रकार से पियाजे के ये अन्य सिद्धांत हैं। और अब जो अगला टॉपिक हमारा है कि पियाजे के इन सिद्धांतों को एक शिक्षक को जानना क्यों जरूरी है। तो शिक्षक के लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि बच्चों के विकास की अवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, कैसे वे चीजों को सीखते हैं और किस अवस्था के दौरान वे किन चीजों को ज्यादा सीख सकते हैं, इन सब के बारे में एक शिक्षक को जानकारी होना चाहिए। अभी जैसे कि जब वो प्राइमरी क्लास में जाते हैं बच्चों के बीच शिक्षण करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो बच्चों की जो मानसिक अवस्था है, मान लिया जाए कि कोई 10 वर्ष की आयु का बच्चा है लेकिन उसकी जो IQ है वह 5 वर्ष के बच्चे के लायक है, तो एक शिक्षक को उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे चीजों को सिखाना है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। वहीं सामान्य जो बच्चे होते हैं वे किस अवस्था में किन चीजों को ज्यादा सीखते हैं, तो यह संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के दौरान हम लोग समझ सकते हैं और यह इसको समझ करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और बच्चों के जो विकास की आयु होती है उस आयु के संदर्भ के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका सिलेबस निर्धारित रहता है और उस सिलेबस को किस तरह से उसे पढ़ाना है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, इत्यादि चीजों को शिक्षक को समझना जरूरी होता है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को जानना इसीलिए शिक्षकों को जरूरी है ताकि वे इन अवस्थाओं को समझ करके बच्चों में होने वाले विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट को समझ सके और शिक्षण करते समय वे उचित मात्रा में समायोजित तरीके से बच्चों को पाठ्यक्रम की शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए इसका स्वयं निर्धारण कर सकें। तो आज की यह जो कक्षा थी पियाजे के सिद्धांत के ऊपर थी। अब आगे हम लोग कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और डीपली अध्ययन करते रहिए, साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे लोग जुड़े, खास करके बिहार के युवा जो हिंदी माध्यम के क्षेत्र से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड हिंदी है और वे अक्सर सीटेट के अंग्रेजी शिक्षण के चक्कर में बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं। हालांकि अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि अंग्रेजी सीखना नहीं चाहिए, लेकिन जिनका बैकग्राउंड हिंदी है उनके लिए ज्यादा समस्याएं होती हैं क्योंकि हिंदी क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण उतना आता नहीं है, ना ही वे उसका अर्थ समझ पाते हैं, तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं खास करके सीटेट के एग्जाम में। लेकिन लगातार पढ़ते रहने से, लगातार मेहनत करते रहने से कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के युवा हैं जिनका बैकग्राउंड हिंदी माध्यम में है, वे हमारे चैनल से ज्यादा संख्या में जुड़े ताकि वे एक बेहतर प्रदर्शन कर सके और एक बेहतर शिक्षक के रूप में उभर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।